सिस्टम का हिट एंड रन, यह हमने क्यों लिखा है। एक लड़का शराब के नशे में 200 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चलाता है, दो लोगों को अपनी गाड़ी से कुचल देता है। आरोपी को जुवेनाइल कोर्ट के सामने पेश किया जाता है और उसे 15 घंटों में, जी हां, महज 15 घंटों में ही बेल मिल जाती है, जमानत दे दी जाती है। इन सब के पीछे कई ऐसे सवाल छिपे हैं जिसे आज न्यूज़ 18 पूछता है। सबसे पहला सवाल, अगर लड़का नाबालिग था तो पिता ने कैसे करोड़ों की गाड़ी उस लड़के को चलाने के लिए दे दी। दूसरा सवाल, जिस पब में वो पार्टी उसने की, उस पब में नाबालिग को शराब कैसे परोस दी गई। क्या ऐसे ही दूसरे पब्स में भी शराब परोस दी जाती है? इसके पीछे जिम्मेवार कौन है? पुलिस कहां है? और तीसरा सवाल, उस कार का रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया गया था। कार के पास रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ आरटीओ तक आने जाने की इजाजत थी। ऐसे में पुणे की सड़कों पर कैसे बिना रजिस्ट्रेशन के वो गाड़ी दौड़ती है? बिना रजिस्ट्रेशन की कार सड़क पर क्यों निकाली गई? इसके पीछे कौन जिम्मेवार है? क्या सड़क पर ट्रैफिक पुलिस कर्मी गाड़ियों की जांच नहीं करते? देखिए कहां कहां और कैसे हुआ सिस्टम का हिट एंड रन। इन सभी बातों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं हादसे से जुड़ी एक एक अपडेट। कब, कैसे, कहां हुआ हादसा, किसकी गई जान? सबसे पहले कहां हुआ हादसा? हादसा कहां हुआ था? कल्याणी नगर, पुणे में यह हादसा होता है। हादसे में हुआ क्या था? हादसे में बाइक सवार 2 इंजीनियर्स की मौत हो जाती है क्योंकि गाड़ी उन्हें कुचल देती है। इसके बाद क्या हुआ? बाइक सवार 2 इंजीनियर्स की मौत हो जाती है। लड़के को ऑन द स्पॉट, जो गाड़ी चला रहा था नाबालिग लड़का, उसे पकड़ लेती है भीड़। आरोपी का पिता कौन है? पुणे का एक मशहूर बिल्डर है जिसे अपने बेटे को उसने गाड़ी गिफ्ट की थी, लग्जरी कार। इस लग्जरी कार ने बाइक को टक्कर मार दी थी। ये इस तरह से हादसा हुआ। हादसे के वक्त आरोपी नशे में था। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने 300 शब्दों का निबंध लिखने की सजा आरोपी को दी। कहा कि 300 शब्दों में बताइए कि कैसे गाड़ी तेज चलाना आपके लिए मुसीबत बन सकता है। बड़ी खबर, अब इस हादसे में क्या अपडेट आ रही है वो आपको बताते हैं। नाबालिग आरोपी के खिलाफ एक और धारा जोड़ी गई है। जुवेनाइल कोर्ट में नाबालिग आरोपी की पेशी, बालिग की तरह ट्रीट करने पर फैसला आ सकता है। जुवेनाइल कोर्ट में सुनवाई जारी है। पुलिस ने कहा है कि इस मामले में आरोपी को नाबालिग नहीं बल्कि बालिग की तरह, एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाए। और इसी पर अब से थोड़ी देर में जुवेनाइल कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। सुनवाई इस पूरे मामले में चल रही है। तो नाबालिग को सजा दी गई 300 शब्दों का निबंध लिखने की, इसके अलावा वॉलंटियर करने की। और अब पुलिस ने कहा कि बालिग की तरह इस मामले में आरोपी को ट्रीट किया जाए, इसलिए एक धारा और जोड़ी गई। दोनों इस हादसे में मारे गए इंजीनियर्स थे, वो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। अनीश और अश्विनी दोनों दोस्त थे और यहां बाहर घूमने फिरने के इरादे से निकले थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो बाइक राइड उनके जिंदगी की आखिरी राइड, लास्ट राइड साबित होगी। पुणे हिट एंड रन केस में मारे गए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अश्विनी और अनीश को मीडिया द्वारा कपल बताए जाने पर घर वालों ने कड़ा ऐतराज जताया है। अश्विनी की मां की माने तो एक ही संस्थान में काम करने वाले हर लड़का लड़की कपल नहीं होते हैं और मीडिया उन्हें ऐसे शब्दों से संबोधित ना करे। इसके साथ ही उन्होंने आरोपी का ड्राइवर पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। जिस तरह से मीडिया ये सब न्यूज़ मतलब चैनल दिखा रहे हैं, हमारे बेटी की न्यूज़ दिखा रहे हैं, हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं है, मगर गलत संदेश मत दीजिए ना। कि हमने कुछ न्यूज़ में देखा है, जैसे एक आध मराठी न्यूज़ में देखा है कि दोनों कपल्स थे या कुछ और भी, तो ये सब गलत संदेश। और मेरी बेटी तो चली गई, मगर उसे गलत तो नहीं बताइएगा ना। एक जगह काम करने वाले हर कोई कपल्स नहीं होता है ना। तो लोग
लोग तो यही तुम गलत संदेश दोगे तो लोगों में भी गलत फहमी होगी ना। अब तो बेटी तो चलेगी, कम से कम बदनाम तो नहीं करिए ना उसको। जो दिखाना है वो दिखाइए ना आप। तो पुणे में एक रईस ज्यादा अपनी लग्जरी कार से बाइक सवार को रौंद देता है। कहने को वो नाबालिग है, बालिग नहीं हुआ, उसकी उम्र 18 साल से कम है, लेकिन शराब के नशे में वो चूर था। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो जाती है। न्यूज 18 ने मृतक के ताऊ से खास बातचीत की। परिवार ने इंसाफ की गुहार लगाई है। हमको तो न्याय चाहिए। जिस प्रकार से सिस्टम काम किया पूरा, तो ये समझ में नहीं आता कि सिस्टम है भी कि नहीं है। एक नाबालिग जिसको कह रहे हैं नाबालिग, वास्तव में वो नाबालिग नहीं था। उसको सिर्फ उम्र से नाबालिग नहीं होता है, उसके कृत्य नाबालिग के कतई नहीं थे। उसके पिता और माँ बाप जो उसको संस्कार जिस प्रकार से दिए, पैसे वाली रईस की पार्टी होने के कारण, वो तो आज अनीस था और वो लड़की थी। इसमें तो कोई भी हो सकता था। वो तो हादसा तय था कि जब दारू पी के निकला और 250 की स्पीड से 220 की स्पीड से गाड़ी चला रहा है तो किसी न किसी को मारेगा। और ये पूरा सिस्टम फेल्योर है पुलिस का, प्रशासन का, कि कैसे पब रात को खुले रहते हैं, कैसे किशोरों को 2-2 पब में जाके दारू पीता है। ट्रैफिक पुलिस के नियम कहाँ जाते हैं जब ये इस प्रकार से लोग गाड़ी इतनी तेजी स्पीड से चलाते हैं सड़कों पर, वो भी बिल्कुल शहर के वो कोर्ट से लाके, कुछ कहते नहीं बन रहा है कि क्या कहें क्या नहीं। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत पांडे मुंबई से लाइव जुड़ रहे हैं। प्रशांत, सबसे पहले तो हम जुवेनाइल कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसको लेकर अपडेट क्या है आपके पास, जरा बताएं। जी बिल्कुल, देखिए आरोपी को जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया गया और वहां पर सुनवाई चल रही है। देखिए इस सुनवाई किस लिए चल रही है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण मुद्दा माना जा रहा है, क्योंकि इसी कोर्ट ने पहले इस मामले को रफा दफा करते हुए उस आरोपी को जमानत दे दी थी। लेकिन उसके बाद कायदा कानून के ऊपर जो है अदालत है, वहां पर पुलिस ने अपना रुख किया और कहा जुवेनाइल एक्ट में जो सुधार है, जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था तो उसके बाद अगर कोई भी 18 साल के नीचे होता लेकिन हीनियस क्राइम करता है तो उसे एक अडल्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा और उसके खिलाफ जो कार्रवाई है वो अडल्ट के तौर पर की जाएगी। उसी एक्ट का आज जो है उपयोग करते हुए पुणे पुलिस ने फिर से कोर्ट का रुख किया है, रिव्यू पिटीशन दायर की है और उस पर जो है दलीलें चल रही, सुनवाई चल रही। किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। अगर फैसला आता है कि इसे अडल्ट के तौर पर ट्रीट किया जाए तो इस आरोपी की समस्या मुसीबतें काफी बढ़ जाएंगी और जो धारा 304 पार्ट 2 लगाए यानी गैर इरादतन हत्या, उसमें जमानत नहीं है, 7 साल की सजा है। तो ऐसे में ये अगर धारा लग जाती है तो आरोपी के लिए काफी मुसीबत वाला समय आ सकता है। दूसरी तरफ हमें देखना होगा कि साथ ही अग्रवाल को भी गिरफ्तार किया है, जो आरोपी के पिता हैं। उन्हें भी अदालत में 2 बजे के आसपास पेश किया जाएगा और उनके खिलाफ भी कई सबूत जो है पुलिस ने इकट्ठा किया है, उनकी भी कस्टडी मांगी जाएगी। देखिए अब इस मामले में कोई भी लापरवाही पुलिस की तरफ से नहीं बरती जा रही है। कल हमने देखा देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था, पुणे के कमिश्नर से मुलाकात भी की और जो धाराएं बन सकती है वो धाराएं लगाई जा रही है। अभी एक धारा में ऐड किया गया है, एक्शन नजर आ रहा है। प्रशांत, पवन पटेल जबलपुर से हमारे साथी भी जुड़ गए हैं, मैं उनका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले एक सवाल आपसे एक और प्रशांत, ये कि कब तक सुनवाई पूरी होने की उम्मीद है? जी बिल्कुल, देखिए दलीलें जो हैं वो पुलिस की तरफ से जो वकील अदालत में पेश हुए हैं वो अपनी तरफ से पूरी पैरवी कर रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि लंच के बाद यानी 3-4 बजे के आसपास आज फैसला आ सकता है। अगर कुछ बातें रह गई रखने के लिए तो कल भी ये फैसला आ सकता है, लेकिन बहरहाल कोशिश यही की जा रही है क्योंकि इसकी उम्र जो है 17 साल 8 महीने है, 18 साल होने में कुछ महीने ही कम थे और जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बोलता है वो 16 से 18 साल के बीच के युवक को एक बिल्कुल, लेकिन बड़ा सवाल तो प्रशांत यहाँ पर यह भी है ना कि पहले ही दिन इस मामले में इस तरह से ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया गया, इतना डिले क्यों हुआ, ये पूरा मामला इतना खिंचा क्यों, और दबाव नहीं होता तो क्या ऐसे ही छोड़ दिया जाता। लौटेंगे आपके पास प्रशांत, पवन पटेल का रुख कर लेते हैं। पवन, परिवार ने जो खोया वो तो कभी वापस नहीं आ पाएगा, लेकिन अब परिवार को अदालत से उम्मीदें हैं इंसाफ की। अब बिल्कुल परिवार को उम्मीदें हैं और वो ये भी चाहते हैं कि ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसीलिए सख्त से सख्त सजा जो आरोपी है नाबालिग उसे मिलनी चाहिए। परिवार में शोक खत्म नहीं हो रहा है, अभी भी उनके
माता पिता भाई और पूरे परिवार के सदस्य, चाचा मामा सभी घर पर रुके हुए हैं। माँ हर 10 मिनट 15 मिनट में रोने लग जाती हैं बेटी को याद करके। पिता जो है वो बदहवास हैं, ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे हैं। उनका गम जो है वो हम महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन जो तकलीफ उन्हें हो रही है उसकी थाह पाना असंभव है, क्योंकि जिसकी संपत्ति जाती है, जिसके बेटा या बेटी की जान जाती है, जो उसे खो देता है, उसके दुख की कोई सीमा नहीं होती है। लेकिन अब वो यही चाहते हैं कि दोबारा कभी किसी के साथ ऐसी घटना ना हो, कोई भी नाबालिग बच्चा किसी दूसरे की जान ना ले, इंसाफ देने में अगर कोताही नहीं बरती जाती तो शायद ये परिवार का दुख कम तो नहीं होता, लेकिन बढ़ता नहीं, दुख बढ़ गया, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे मामले में कोताही बरती गई थी उससे दुख को बढ़ाने का ही काम किया है। बहरहाल शुक्रिया आप दोनों का ही इस पूरी बातचीत के लिए। आगे भी प्रशांत, जब फैसला आएगा तो आपका हम रुख करेंगे। धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे। बात मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में 2028 में आयोजित होने वाले सिंहस्थ कुंभ को लेकर अभी से ही तैयारियां शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद सिंहस्थ कुंभ की कमान संभालेंगे। सिंहस्थ कुंभ 2028 के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक कैबिनेट कमेटी बनेगी, जिसकी निगरानी खुद सीएम करेंगे। हर 12 साल में आयोजित होने वाले सिंहस्थ कुंभ की तैयारियों को लेकर एक बैठक में सीएम ने उज्जैन रेलवे स्टेशन की क्षमता बढ़ाने और उज्जैन के आसपास फ्लैग स्टेशन विकसित करने जैसे बड़े काम को फौरन ही शुरू करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पूरे मालवा और निमाड़ के जिलों में भी विकास कार्य किए जाएंगे। सिंहस्थ कुंभ के बेहतर प्रबंधन और समन्वय के लिए विभागीय अधिकारियों का दल प्रयागराज और हरिद्वार कुंभ का अध्ययन भी करेगा। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, सीएम एक्शन में है सिंहस्थ कुंभ को लेकर? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि 2028 में मध्य प्रदेश में के उज्जैन में जो महाकाल की नगरी है वहां कुंभ का आयोजन होना है, और इस बार कुंभ का आयोजन बेहद खास भी होने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद उज्जैन से आते हैं और यही कारण है कि तैयारियां जो है वो अभी से शुरू कर दी गई। हरिद्वार और प्रयागराज में जो कुंभ लगते हैं उनके अध्ययन के लिए जो दल है उनको भेजा जाएगा, ताकि वहां पर वो पता करके आए कि आखिर किस तरीके से वहां पर कुंभ का आयोजन होता है और पिछली बार जो कुंभ हुआ था उसमें क्या कुछ और बेहतर कर सकते हैं, इस दिशा में काम किया जाएगा। और नमामि छिपरा अभियान भी अभी से शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि देखिए पिछले अगर 12 साल अगर मैं पिछले कुंभ की बात करूं तो ये देखने में आया था कि छिपरा में पानी कम था और नर्मदा से पानी को लिफ्ट किया गया था, क्योंकि बड़ी संख्या में जो साधु संत हैं या जो भक्त हैं वो वहां पहुंचते हैं और स्नान करते हैं। तो यदि छिपरा में अगर पानी कम रहेगा तो कहीं ना कहीं परेशानी जो है वो आपके भक्तों को हो सकती है। तो नमामि छिपरा का जो अभियान है वो अभी से शुरू कर दिया जाएगा। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, खासकर जो मेले लगेंगे, जो अखाड़े लगेंगे, उनको अलग अलग जोन में डिवाइड किया जाएगा। बाकायदा देखिए अब आपको बताऊं, धर्मस्व मंत्रालय को उज्जैन में ही शिफ्ट करने के निर्देश सीएम पहले ही दे चुके हैं, ताकि जो तैयारियां हैं उनको बेहतर तरीके से समझा जा सके, क्योंकि धर्मस्व मंत्री हो या धर्मस्व विभाग से जुड़े जो तमाम अधिकारी हैं वो उज्जैन में ही रहेंगे, उज्जैन में ही रहकर वो सभी तैयारियों को पूरा करेंगे और इसकी कमान खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संभाल ली और 2027 तक ये काम जो पूरे हैं वो करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि देखिए एंड टाइम पर कोई काम ना बचे, ये निर्देश जो है मुख्यमंत्री ने बैठक के माध्यम से दिए हैं। जी शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बड़वानी में नाबालिग से रेप पर आक्रोश, लोगों ने आरोपी का घर तोड़ने की मांग की है। तनाव को देखते हुए शहर में पुलिस फोर्स को डिप्लॉय कर दिया गया है। एसपी ने शहर के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। 11 साल की नाबालिग से रेप हुआ था, पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। एसपी ने एसआईटी भी बनाई है इस मामले में। वहीं ग्वालियर में टीआई के भाई के घर पर फायरिंग के मामले में ये पूरी जो वारदात थी वो वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई थी। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। मामूली रंजिश में ये फायरिंग किस तरह से यहां पर की गई है, वहां लगे सीसीटीवी में ये पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई थी और इसी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। देखिए, आरोपी पहले फायरिंग करता है, उसने चेहरा ढका हुआ है अपना और उसके बाद वहां से वो भाग जाता है। सागर में पुलिस वालों की लापरवाही पर पुलिस अधीक्षक का डंडा चला है। परिवार ने गायब नाबालिग का लोकेशन देने के बाद भी रेहली थाना पुलिस उसे नहीं ढूंढ पाई। इस मामले में एएसआई और आरक्षक निलंबित किए गए हैं। सागर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने 1 महीने के अंदर रेहली थाना पुलिस पर दूसरी बड़ी कार्रवाई की है। इससे पहले भी युवक की हत्या के मामले में रेहली थाना प्रभारी निलंबित किए जा चुके हैं।
एमपी में अवैध कॉलोनी बनाने वालों पर सख्ती अब दिखाई जाएगी। कॉलोनाइजर को जेल भेजा जाएगा, 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगेगा। संपत्ति जब्त कर बैंक अकाउंट भी सीज कर दिए जाएंगे। अवैध कॉलोनी निर्माण रोकने के लिए नियम और सख्त किए जाएंगे। नए नियमों को कैबिनेट से पास कर लागू किया जाएगा और जो कॉलोनाइजर होगा उस पर भी सख्ती होगी, उसे जेल भेजा जाएगा। 10 लाख का जुर्माना भी लगेगा। भोपाल में पुलिस की लापरवाही के चलते एक परिवार अपने ही घर लौटने से कतरा रहा है। 19 मई की देर रात अब्बास नगर के ऋषिविलास कॉलोनी में एक रिटायर्ड रेलवे अधिकारी के घर पर नकाबपोश बदमाश लूट की नीयत से घुसते हैं। रिटायर्ड अधिकारी की सूझबूझ से बदमाश घर से खाली हाथ लौट जाते हैं, लेकिन जब पुलिस से इस मामले की शिकायत की गई तो गांधीनगर पुलिस एफआईआर करने के बजाय महज आवेदन लेकर खानापूर्ति कर देती है। अब खौफजदा परिवार दूसरे घर में शिफ्ट हुआ है। इंदौर में 307 के मामले में फरार चल रहे अक्षय कांति बम को लेकर कांग्रेस ने पोस्टर लगाए हैं। शहर में जगह जगह लगाए पोस्टर में कांग्रेस पार्टी ने अक्षय कांति बम की सूचना देने वाले को 5100 का इनाम देने का ऐलान किया है। तो अक्षय कांति बम को लेकर ये पोस्टर कांग्रेस की ओर से लगाए गए हैं, जगह जगह चस्पा कर दिए गए हैं। अक्षय कांति बम को जो ढूंढ कर लाएगा उसे 5100 रुपए का इनाम देने का ऐलान भी किया गया है। तो भीषण गर्मी से हर कोई परेशान है। इंसानों के साथ साथ भगवान भी गर्मी से बेहाल है। इसीलिए भगवान को गर्मी से बचाए रखने के लिए उज्जैन के इस्कॉन मंदिर में चंदन का लेपन लगाया जा रहा है, तो वहीं लोग भी गर्मी से बेहाल है। हालात ये है कि लोग दिन में बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। देखिए, चंदन का लेपन तैयार यहां पर किया जा रहा है ताकि भगवान को ठंडक दी जा सके। ये गर्मी बहुत भीषण रूप ले चुकी है और ऐसे समय में हमारे यहाँ एक परंपरागत रूप से भगवान को चंदन का लेप लगाकर शीतलता प्रदान की जाती है और यह परंपरा वृंदावन से आती है। वहाँ गोपाल जी ने अपने भक्त माधवेंद्रपुरी को आदेश दिया था कि मलय पर्वत जाकर चंदन लाएं और उनके शरीर पर लेप करें। और आइए अब देखते हैं टॉप 20। देवास में फरार 4 बदमाश गिरफ्तार। जन्मदिन पर